सभी भाइयों को नमस्कार। काफ़ी लंबे समय से इस बिंदु पर विवाद रहा है कि अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल को इनहेरेंट पावर्स हैं या नहीं। हालांकि ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बिंदु पर न्याय के हित में अपीलेट ट्रिब्यूनल के पक्ष में तथा विपक्ष में भी मत प्रकट किए गए हैं। मेरे द्वारा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अपीलेट अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल की इनहेरेंट पावर्स के संबंध में कुछ विचार प्रकट किए गए हैं। इस बिंदु पर विचार करने से पहले अपीलेट अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील के प्रोविजंस एवं इन न्यायिक अधिकारियों की शक्तियों पर विचार करना आवश्यक है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा सुनें ताकि मेरे द्वारा किए गए प्रयासों को ठीक से सुना जा सके तथा यदि मेरे विचारों में कोई गलती प्रकट हो या आपका कोई सुझाव हो तो मुझे उस सुझाव या गलती से 90126162 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर अवश्य क्लिक कर दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तथा इस वीडियो को क्लिक करने के बाद अपने दोस्तों आदि में शेयर भी कर दें ताकि मुझे अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरे द्वारा ब्लॉग का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ताकि टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए कृपया इस ब्लॉग के लिंक का अवलोकन करने का कष्ट करें। अब हम दिए गए बिंदु पर विचार करेंगे। यह एक सामान्य अवधारणा है कि अपीलेट अथॉरिटी एवं अपीलेट ट्रिब्यूनल न्यायालय नहीं हैं तथा अपीलेट ट्रिब्यूनल तथ्यों का पता लगाने वाला एक अंतिम अधिकारी है। यह केवल उन शक्तियों का उपयोग कर सकता है जिनका स्पष्ट रूप से अधिनियम में वर्णन किया गया है। क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल एक न्यायालय नहीं है इसलिए उसमें कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स भी नहीं हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल एक अदालत की तरह अपने आदेशों को लागू नहीं कर सकता है। यह केवल अपने आदेशों को लागू करने के लिए सिविल कोर्ट के पास भेज सकता है। यह किसी मामले में पक्षकारों को निर्देश भी जारी कर सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल को कानून द्वारा बनाया गया है इसलिए यह केवल वह कार्य कर सकता है जो उसे इस एक्ट में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अपीलेट अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 107 ऑफ जीएसटी एक्ट। नंबर 2, अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 112 ऑफ जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट की सेक्शन 107 के सबसेक्शन 1 के अनुसार किसी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 3 महीने के भीतर उस अपीलीय अथॉरिटी के समक्ष अपील कर सकता है जैसा प्रिस्क्राइब्ड हो। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 107 के सबसेक्शन 2 के अनुसार कमिश्नर अपनी स्वयं की संतुष्टि के लिए तथा किसी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर द्वारा पारित किसी आदेश की लीगलिटी एंड प्रोप्राइटी की जांच करने के उद्देश्य से किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 107 के सबसेक्शन 11 के अनुसार अपीलेट अथॉरिटी इस तरह की आवश्यक जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझे ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि उसके अनुसार जस्ट एंड प्रॉपर हो। अपीलेट अथॉरिटी द्वारा उसके समक्ष जिस आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की गई है उस आदेश को कन्फर्म, मॉडिफाई या एनल करने का आदेश दे सकता है, लेकिन उसके द्वारा उस केस को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास फिर से ऑर्डर पास करने के लिए बैक नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार जीएसटी एक्ट के सेक्शन 112 के सबसेक्शन 1 के अनुसार कमिश्नर अपनी स्वयं की संतुष्टि के लिए तथा किसी अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी द्वारा पारित किसी आदेश की लीगलिटी एंड प्रोप्राइटी की जांच करने के उद्देश्य से
किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 113 के सबसेक्शन 1 के अनुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील में दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा उसके समक्ष जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उस आदेश को कन्फर्म, मॉडिफाई या एनल करने का आदेश दे सकता है तथा उसके द्वारा उस केस को अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी या ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फिर से ऑर्डर पास करने के लिए कुछ निर्देशों के साथ बैक किया जा सकता है कि यदि आवश्यक हो एडिशनल एविडेंस पर विचार करने के बाद फिर से आदेश पारित किया जाए। अब दिए गए बिंदु के विषय पर विचार करने से पहले अपीलेट अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के अधिकारों के संबंध में भी विचार करना आवश्यक है। जीएसटी एक्ट का सेक्शन 105 एंड 111 अपीलेट अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल की पावर्स के संबंध में है। सेक्शन 105 के सबसेक्शन 1 के अनुसार अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी के पास जिन उद्देश्यों के लिए अपनी शक्तियों के प्रयोग हेतु सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत सिविल कोड की शक्तियां होंगी वे निम्न प्रकार से हैं। क्लॉज ए डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के संबंध में, क्लॉज बी किसी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करने तथा उसकी शपथ पर जांच करने के संबंध में, तथा क्लॉज सी कमीशन इशू करने तथा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स को प्रस्तुत करने के संबंध में। सेक्शन 105 के सबसेक्शन 1 के अनुसार अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी को सेक्शन 195 के उद्देश्य के लिए एक सिविल कोर्ट माना जाएगा, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 26 के लिए नहीं माना जाएगा तथा अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही सेक्शन 193 और सेक्शन 228 के अंतर्गत एवं इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 196 के अंतर्गत जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी। अब यहाँ सेक्शन 111 के अंतर्गत प्रोसीजर बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल के संबंध में भी कुछ व्याख्या करनी आवश्यक है। सेक्शन 111 के सबसेक्शन 1 के अनुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल उसके समक्ष किसी कार्यवाही का निस्तारण करते समय या किसी अपील का निस्तारण करते समय सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया से बाउंड नहीं होंगे, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होंगे तथा इस एक्ट के प्रोविजंस एंड रूल्स के अधीन रहते हुए अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति होगी। सेक्शन 111 के सबसेक्शन 2 के अनुसार इस एक्ट के अधीन निम्नलिखित के संबंध में अपने फंक्शन को पूरा करने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास वे समस्त अधिकार होंगे जो अधिकार किसी मुकदमे में जांच करने के समय एक सिविल कोर्ट के पास होते हैं। क्लॉज ए किसी व्यक्ति की उपस्थिति लागू करने या उसकी शपथ पर जांच करने के संबंध में। क्लॉज बी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन के संबंध में। क्लॉज सी किसी एविडेंस को एफिडेविट पर प्राप्त करने के संबंध में। क्लॉज डी इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 123 एंड सेक्शन 124 के अधीन रहते हुए किसी कार्यालय से पब्लिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट या किसी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट की कॉपी लेने के संबंध में। क्लॉज ई गवाहों या दस्तावेजों के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन जारी करना। क्लॉज एफ किसी डिफॉल्ट के लिए किसी रिप्रेजेंटेशन को खारिज करने और उस पर एक्सपार्टी डिसीजन लेने के संबंध में। तथा क्लॉज जी किसी रिप्रेजेंटेशन के किसी डिफॉल्ट के लिए किसी एक्सपार्टी ऑर्डर को या उसके द्वारा पालित एक्सपार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के संबंध में।
सेक्शन 111 के सबसेक्शन 3 के अनुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किया गया कोई भी आदेश इस तरह लागू होगा जैसे कि यह किसी कोर्ट द्वारा तय किए गए किसी मुकदमे में डिक्री हो, तथा अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए यह लॉफुल होगा कि वह अपने आदेश के एग्जीक्यूशन के लिए लोकल जुरिडिक्शन वाले न्यायालय में भेजे। लोकल जुरिडिक्शन वाले न्यायालय से आशय किसी कंपनी के विरुद्ध आदेश की दिशा में जहां उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हो, तथा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां वह व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता हो या लाभ के लिए व्यापार करता हो। सेक्शन 111 के सबसेक्शन 4 के अनुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही सेक्शन 193 एवं सेक्शन 228 के अंतर्गत एवं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 196 के अंतर्गत एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी, तथा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के चैप्टर 26 के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट माना जाएगा। ऊपर वर्णित कानूनी स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलेट अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जैसा कि एक सेक्शन 105 के सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 111 के सबसेक्शन 4 में वर्णन किया गया है। अपीलेट अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल अदालत की सभी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमारे द्वारा अपीलेट अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल की जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कुछ शक्तियों के बारे में विचार किया गया है। अब यहाँ इस संबंध में भी विचार करना आवश्यक है कि कोर्ट किसे कहते हैं, तथा कोर्ट की शक्तियों में एवं अपीलेट अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल की शक्तियों में क्या समानताएं हैं। किसी भी कानून में कोर्ट शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हमें कोर्ट शब्द को परिभाषित करने के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए प्रतिपादित सिद्धांतों की सहायता लेना उचित होगा। एस.डी. घाटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1977 बॉम्बे 384 के मामले में कोर्ट की बुनियादी विशेषताएं निम्न होती हैं। क्लॉज ए, यह एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। क्लॉज बी, यह एक फाइनली डिसाइडेड जजमेंट में जुडिशियल फंक्शन का कार्य करती है। क्लॉज सी, यह किसी वाद में उसके समक्ष पक्षकारों को वाद के निर्णय से बाउंड करती है। तथा क्लॉज डी, यह स्टेट से शक्तियां प्राप्त करती है। इन विशेषताओं के आधार पर तो अपीलेट ट्रिब्यूनल भी एक अदालत है। इन विशेषताओं के आधार पर अपीलेट ट्रिब्यूनल ही नहीं अपितु अपीलेट अथॉरिटी भी एक कोर्ट होगी। इसी प्रकार डॉक्टर श्यामाकांत वर्मा वर्सेस हरिशंकर प्रसाद AIR 1954 पटना 65 के बाद में इलेक्शन कमिश्नर भी एक न्यायालय है। AIR 1960 बॉम्बे 387 के अनुसार वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत कमिश्नर भी एक अदालत होगी। AIR 1986 गुजरात 209 के अनुसार लेबर कोर्ट तथा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी एक अदालत होती है। AIR 1966 इलाहाबाद 124 के अनुसार तहसीलदार भी एक अदालत होती है। ब्रजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट 66 के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अवधारित किया गया है कि चूंकि स्पेशल ड्यूटी पर अधिकारी जुडिशियल कार्य करते हैं और उन्हें उन निश्चित किए गए निर्णयों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है जो डिसीजन जिनमें फाइनलिटी एंड ऑथोरिटेटिवनेस होती है, ताकि वे पक्षकारों को बांध सकें और वे अपने अधिकारों को किसी राज्य से
किसी विवाद से निपटने हेतु सीधे न्यायिक रूप से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के अधिकारी भी अदालत हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि अदालत द्वारा कोर्ट शब्द को अधिकारियों के नामकरण के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। अर्थात द टर्म कोर्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अथॉरिटीज, बल्कि यह अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले सब्सटेंशियल फंक्शन के आधार पर तय किया जाना चाहिए। यह एक आम धारणा है कि ट्रिब्यूनल इज ए क्रिएचर ऑफ इंस्टीट्यूट एंड हेंस इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द इंस्टीट्यूट। यह अवधारणा इस अर्थ में सही हो सकती है कि प्रत्येक अधिकारी को कानून द्वारा ही बनाया जाता है और वे कानून के बाहर नहीं जा सकते हैं। अब जब हम यह देखते हैं कि संविधान भी एक कानून है, यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज भी संविधान के वैधानिक अधिकार से बंधे हैं। भारत का राष्ट्रपति भी कस्टम्स एक्ट के प्रावधानों से बाध्य जबकि ट्रिब्यूनल उसके द्वारा ही बनाई जाती है। फिर भी ट्रिब्यूनल की शक्तियों को केवल अधिनियम में दिखा जाना चाहिए, जिसके द्वारा इन्हें पहले स्थान पर बनाया गया है। अधिनियम के द्वारा ही ट्रिब्यूनल को सीमित शक्तियां दी जाती हैं। फिर भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ट्रिब्यूनल एक जुडिशियल बॉडी होती है, इसलिए उन प्रावधानों का इंटरप्रिटेशन जिसके द्वारा ट्रिब्यूनल को शक्तियां प्रदान की जाती हैं उसी प्रकार से होने की आवश्यकता है जैसा कि जुडिशियल बॉडी को शक्ति देने वाले अन्य एक्ट का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ऊपर उल्लिखित चर्चा के साथ साथ सेक्शन 105 के सबसेक्शन 2 एवं सेक्शन 111 के सबसेक्शन 4 के प्रावधानों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलेट अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। इसलिए इनहेरेंट पावर्स जो कि एक अदालत के पास होती हैं, वे ही इनहेरेंट पावर्स न्याय के हित में अपीलेट अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी होंगी। अंत में मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि आप द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद अपने जानकारों में शेयर भी कर दें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।